धूप में कपड़े सुखाओ तो तुरंत ड्राई, लेकिन मौसम अगर बारिश वाला हो देन इट टेक्स टाइम। कॉफी अगर बहुत गर्म हो तो प्लेट में डाल के ठंडा कर लो। फ्रीजर से ग्लास निकाला और थोड़ी देर बाहर छोड़ दिया तो उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स। ऐसे कई सारे फिनोमेनन जो हमारे सराउंडिंग्स में होते ही रहते हैं, इन्हीं सब के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th साइंस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और हमेशा की तरह सिर्फ इस एक वीडियो को देख के आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, एवरीथिंग एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? Let's get started. मैटर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। एग्जैक्टली। तो यानी कि दो बातें ट्रू होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होना चाहिए और उसे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया यानी कि वो मैटर है। मेरे हाथ में है ये बॉटल, देखा जाए तो इसका कुछ मास है, ऑफ कोर्स है, और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? तो ये एक मैटर है। मैं खुद एक मैटर हूं क्योंकि मेरा कुछ मास है और मैं खुद कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूं। तो हम अपने आसपास बहुत सी चीजें देखते हैं, चाहे वो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो जैसे कि लाइट्स, चेयर्स, टेबल्स, बेड, अलमीरा एक्सेट्रा, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हो जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल। ये सभी मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। एंशियंट टाइम्स पे बहुत से फिलोसोफर्स का कहना था कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये 5 एलिमेंट्स से यानी कि 5 तत्वों से बने हुए हैं: एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। लेकिन बाद में जब मॉडर्न साइंटिस्ट्स आए तो उन्होंने बताया कि मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो ये वैसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो विजिबल होती है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। दूसरी तरफ केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इंटरनली किस तरह का उसका कॉम्पोजिशन है, किस चीज से वो बना हुआ है, सो दैट इज केमिकल कॉम्पोजिशन। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के एस्पेक्ट में ही सारी बातें करेंगे अबाउट मैटर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर के टोटल 4 स्टेट्स होते हैं। बचपन से आप 3 स्टेट्स के बारे में ही ज्यादा पढ़ते हो, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन एक चौथा स्टेट भी होता है विच इज प्लाज्मा। तो सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका शेप भी फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, जैसे कि आइस। लिक्विड स्टेट की बात करें तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है, जैसे कि वाटर। गैस की अगर हम बात करें तो इसका ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम, जैसे कि वाटर वेपर। एग्जैक्टली। अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के केस में भी इसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल होता है, और प्लाज्मा स्टेट को हम कहाँ देख पाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्पार्क या फिर लाइटनिंग में हमें प्लाज्मा स्टेट को देखने को मिलता है। वैसे तो इन सारे स्टेट्स के अलावा भी कई सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, फर्मायोनिक कॉन्डेंसेट। हालांकि ये सारी चीज़ें हमारे इस लेवल पे तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे हायर स्टडीज़ पे पढ़ा जाता है। तो अभी के लिए हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखेंगे टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो दिमाग में ये सवाल आता है कि कैसा होता है मैटर। एक थॉट ये आता है कि क्या मैटर एक सॉलिड आयरन रॉड की तरह कुछ कंटिन्यूअस जैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सॉलिड आयरन रॉड अपने आपके दिमाग में आता है तो वो कैसा होता है? पूरा वो सॉलिड आयरन से बना होता है, राइट? तो इट्स कंटिन्यूअस। तो क्या मैटर कुछ ऐसा सा होता है? या फिर एक दूसरा थॉट दिमाग में आता है कि नहीं, हो सकता है कि मैटर जो है ये पार्टिकल्स की तरह होता हो, जैसे कि सैंड को जब हम देखते हैं, फील करते हैं, छूते हैं तो हम क्या देखते हैं? सैंड के अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, राइट? तो सवाल ये उठता है कि मैटर कैसा होता है? एक सॉलिड आयरन रॉड की तरह कंटिन्यूअस या फिर सैंड के पार्टिकल्स की तरह? तो हम लोग ले लेंगे एक ग्लास में थोड़ा सा पानी और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा शुगर। थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा भी नहीं,
थोड़ा ठीक ठाक क्वांटिटी में शुगर डाल देंगे और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब अगर हम इस पानी को ध्यान से देखें तो वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो अब हमें दिख भी नहीं रहे हैं, यानी कि शुगर जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है इस पानी के अंदर। बट सवाल ये उठता है कि अगर शुगर के उन पार्टिकल्स ने पानी के अंदर इतना सारा जगह लिया तो वाटर का लेवल तो बढ़ना चाहिए था, जो कि नहीं बढ़ा। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर जो है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी मैटर है, शुगर भी मैटर है, राइट, बिकॉज दे बोथ हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो हमें ये पता चलता है कि मैटर जो है ये पार्टिकल्स से बने होते हैं, और इतना ही नहीं, इन पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने शुगर को इसके अंदर डाला और उसको स्टर किया तो शुगर के पार्टिकल्स ने वाटर के अंदर, वाटर के पार्टिकल्स के बीच के जो एम्प्टी स्पेसेस थे उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो अगर आप चाहो तो बच्चों इसको इस तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर आपके पास ये बीकर है, इस बीकर के अंदर कुछ बड़े बड़े ग्रीन कलर के बॉल्स हैं, राइट। मान लेते हैं कि ये जो बॉल्स हैं ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो जब हमने इस पूरे बीकर को बॉल से भर भी दिया है, बट स्टिल इन बॉल्स के बीच में खाली जगहें हैं। तो अब अगर मैं छोटे छोटे रेड बॉल्स इसमें डालूं जो कि चीनी के पार्टिकल्स हैं, तो ये रेड बॉल्स बड़ी आसानी से ये जो गैप्स हैं, ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, इनको ऑक्यूपाई कर सकती हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर शुगर और वाटर के केस में भी। तो मतलब इस एक्टिविटी से हमारा कंक्लूजन क्या रहा? हमारे सवाल का जवाब मिला हमें यार, बिल्कुल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो बच्चों अब हमें ये तो समझ में आ गया कि मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, बट ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं? मतलब साइज वाइज ये पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं? चलो इसके लिए भी एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। अब मान लो कि पानी के इस ग्लास में अगर मैं डाई का एक ड्रॉप डाल दूं तो क्या होगा? यहाँ पर मैंने ब्लू डाई लिया हुआ है जो कि कलर है। अब इसको जैसे मैंने इस पानी में डाल दिया, ठीक है। अब पानी में डालने के बाद अगर मैं इसे स्टर करूं तो क्या हुआ? हमारे पूरे पानी का कलर चेंज हो गया, राइट। पूरा का पूरा जो पानी है ये अब ब्लू कलर का हो चुका है, राइट। बट हमने कितना डाई डाला था? बिल्कुल थोड़ा सा, राइट, एक ड्रॉप। तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि इस पूरे पानी का कलर चेंज हो गया सिर्फ एक ड्रॉप डाई से। इससे क्या पता चलता है? ये जो एक ड्रॉप डाई हमने डाला, इस एक ड्रॉप के अंदर भी शायद बहुत सारे पार्टिकल्स थे, राइट। तभी तो उन पार्टिकल्स ने जा करके पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच के जो स्पेसेस थे उनको जाके ऑक्यूपाई किया, और उसी तरीके से यहाँ पर हमें ये पूरा ब्लू कलर देखने को मिला, राइट। कुछ इसी तरह का चीज़ हुआ होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर लार्ज इन नंबर, मतलब एक या दो पार्टिकल्स नहीं थे, इस एक ड्रॉप डाई के अंदर भी ढेर सारे पार्टिकल्स थे। और ये भी सोच के देखो कि अगर इतने से डाई में इतने सारे पार्टिकल्स थे, इसका क्या मतलब है? उन पार्टिकल्स का साइज डेफिनेटली बहुत 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 छोटा है। तो इट इज़ एज गुड एज, मान लो कि अगर मैं कहती हूँ कि एक रूम के अंदर, लेट्स से मैंने कहा एक रूम के अंदर एक नॉर्मल 2 BHK फ्लैट में जो रूम का साइज़ होता है, उस रूम के अंदर अगर मैं कहती हूँ कि 1000 ऑर्गेनिजम्स थे, मैंने ये नहीं बताया कि कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। अब आप खुद ही सोच के देखो कि अगर एक 10 by 10 का रूम है तो उसके अंदर 1000 आदमी तो नहीं हो सकते, क्योंकि इतने ह्यूमन बींग्स तो अटेंगे ही नहीं उसके अंदर, है ना, चाहे हम कितने भी हिट एंड ट्रायल कर लें उनको फिट कराने के लिए। बट वहीं अगर मैं कहूँ नहीं 1000 आदमी नहीं थे बट 1000 चींटियाँ थी, तब तो ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि चींटियों का साइज छोटा है, राइट। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है कि जब मैं कह रही हूँ कि इतने छोटे से एक ड्रॉप के अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स थे, विच इन इटसेल्फ मीन्स कि हर एक पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है। तो यानी कि हमारा दूसरा कंक्लूजन क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज। तो अभी तक हमें दो बातें पता चली। पहली बात ये थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होता है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्मॉल होते हैं इन साइज। तो चलो अब बात करते हैं इन पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में। तो मैटर के अंदर जो ये पार्टिकल्स होते हैं, क्या ये पार्टिकल्स मूव करते हैं?
और अगर ये मूव करते हैं तो क्या ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं? तो चलो इसको देखते हैं। अब इसको देखने के लिए भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि घर पे जब आप पूजा करते हो तो अक्सर आप अगरबत्ती या धूप जलाते हो, राइट? और नॉर्मली हम उसे एक जगह पे रख देते हैं, जैसे अपने पूजा रूम के अंदर या फिर जहाँ पर भी हमारा मंदिर है वहाँ पे हम रख देते हैं। लेकिन उस अगरबत्ती की जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाती है ना? ठीक उसी तरीके से जब किचन में मम्मा कुछ बहुत अच्छा, बहुत यमी, हमारा फेवरेट डिश बना रही होती हैं, राइट? जैसे घर में मान लो कि बिरयानी बन रहा है या फिर कोई ऐसी करी बन रही है जो आपको बहुत पसंद है, पकौड़े बन रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब बन रही होती है तो उसकी जो खुशबू है वो सिर्फ किचन में ही नहीं बल्कि पूरे घर में फैल जाती है, राइट? सोचने वाली बात है कि वो चीज़ तो एक ही जगह पे है बट उसकी खुशबू हर जगह कैसे फैल रही है? कौन वो खुशबू लेकर के आ रहा है पूरे आसपास के एरियाज़ में, है ना? इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अभी जस्ट हमने देखा था कि एक ग्लास में जिसमें पानी था उसमें जैसे ही हमने एक ड्रॉप इंक डाला था, राइट, डाई डाला था, तो क्या हुआ था? हमने वो जो डाई था वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे डाला था, राइट? लेकिन थोड़ी ही देर में पूरा जो पानी था वो पूरा पानी ब्लू हो चुका था। इसका मतलब है कि वो डाई के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे थे। इसका मतलब है ये जो अगरबत्ती की जो खुशबू आ रही है, इसका मतलब है वो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तभी तो वो खुशबू हमारे तक पहुंच रही है, तभी तो ये पूरा पानी ब्लू कलर का हो रहा है ना? तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन मोशन, दे आर मूविंग। Why are they moving? Because they have kinetic energy. Kinetic energy की वजह से ही तो किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है। एंड मोर इंटरेस्टिंगली हम देखते हैं जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि इन पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखो। अभी हमने क्या देखा कि हमने पानी के उस ग्लास में एक ड्रॉप डाई का डाला, ठीक है? उसके बाद हमने उसको स्टर कर दिया चम्मच से। जैसे हमने स्टर कर दिया तो क्या हुआ? काफ़ी जल्दी ही पूरा जो पानी है वो ब्लू कलर का हो गया। अगर मान लो मैंने स्टर नहीं किया होता और बस वो एक ड्रॉप डाई डाल के उसको वैसे ही छोड़ दिया होता तो क्या होता? उस केस में भी वो पूरा पानी ब्लू हो जाता, बट शायद समय ज़्यादा लगता, इट वुड हैव टेकन लॉन्गर, राइट? तो उसका मतलब है कि मेरे स्टर करने से क्या हुआ? पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई। तो स्टर करने से या फिर हीट करने से क्या होता है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसीलिए वो जो चेंज हमें दिखता है वो जल्दी दिखता है। फॉर दैट मैटर एक और एग्जांपल लो। मान लो कि आपने ग्लास में पानी लिया, उसमें आपने चीनी डाला जो कि अभी हमने किया भी था, और उसको हमने चम्मच से स्टर कर दिया। चम्मच से स्टर करने की वजह से क्या हुआ? चीनी पानी में जल्दी डिसॉल्व हो गया, राइट? अब अगर हम इसको हीट कर देते, स्टर करने की बजाय हीट कर देते, तो हम देखते कि वो और जल्दी उसमें मिक्स हो जाता। वाई? क्योंकि जब हम स्टर कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं वही चीज़ हो रही है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जा रही है, राइट? तो इस तरीके से वो जल्दी मिक्सअप हो जा रहे हैं, वो जल्दी डिसॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक? तो इसका मतलब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? बताओ बच्चों। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ये दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये बढ़ जाती है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो अभी धीरे धीरे करके मैटर के पार्टिकल्स की एक एक प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है, जैसे ऐसे लग रहा है एक एक खुलासा हो रहा है ना? तो अब अगला जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विच सेज कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रेंज, राइट? मतलब एक मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। सोच के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अरे ऐसा होता होगा क्या? बट ऐसा होता है। कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें सोच के देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक आयरन रॉड है, ठीक है? अब अगर मुझे इस आयरन रॉड को ब्रेक करना हो तो ये मेरे लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है? मेरे लिए तो पर्सनली बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक मैं इसको ब्रेक भी कर पाऊंगी, बट अगर मैं बहुत सारा फोर्स लगाऊं तब भी मेरे लिए इसको ब्रेक करना मुश्किल है, राइट? तो इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत है, राइट? अच्छा, अब मान लो कि मेरे हाथ में है एक इरेज़र, ठीक है? अब इस इरेज़र को मैं ये तो नहीं कहती कि इसको ब्रेक करना नामुमकिन है, इसको ब्रेक करना पॉसिबल है, बट मुझे अच्छा खासा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट्स से मेरे हाथ में ये वुडन कॉम्ब है, इसको ब्रेक करना थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगी तो ये टूट जाएगा। हालांकि मैं तोड़ना नहीं चाह रही हूँ, फालतू में क्यों वेस्ट करना, है ना? बट बोलने का मतलब है कि इसको भी ब्रेक करने के लिए मुझे कुछ फोर्स लगाने की ज़रूरत है। अगर एक चॉक पीस की बात करें, इसे ब्रेक करना काफ़ी ईजी है मेरे लिए,
थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये टूट गया, है ना। बट सोचने वाली बात ये है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने देखे ये सभी मैटर हैं, ये सभी पार्टिकल से बने हुए हैं और इन सभी को तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जिन पार्टिकल से बने हैं इन पार्टिकल्स के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो हमें उसे तोड़ने के लिए भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हमें उसे तोड़ने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। इट इज़ लाइक, ऐसे सोचो, मान लो आप लोग 4 दोस्त हो, ठीक है। अब 4 दोस्तों के बीच में अगर बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग है, एक दूसरे से बहुत प्यार है, बहुत ट्रस्ट है, एकदम पक्के दोस्त हैं चारों, तो उस केस में बाहर के किसी आदमी के लिए इनकी दोस्ती को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके आपस का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, इनके आपस का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है ना। तो बाहर वाले के लिए इनकी दोस्ती तोड़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन वही अगर मान लो 4 दोस्त बोलने के लिए दोस्त हैं बट डीप डाउन कोई भी एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करता है, तो ऐसे केस में बाहर का आदमी आके कुछ भी बोल देगा तो इनके आपस में लड़ाई हो जाएगी और दोस्ती टूट जाएगी, राइट। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इनको तोड़ना ईजी रहेगा, करेक्ट। बट मेन मुद्दा क्या है, हमको ये पता चल गया कि इसका मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक में हमने मैटर के पार्टिकल्स के बारे में क्या क्या पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात हमने ये पढ़ी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। Particles have spaces between them. Yes, particles are small in size. ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। एंड द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो प्यारे बच्चों, अभी तक में हमने मैटर के पार्टिकल्स के काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ देखे, उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना। बट सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है, अब इनको हमें हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ रिलेट भी तो करना है। तो चलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब खाना बन रहा होता है, राइट, तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। दूर दूर मतलब ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर दूर, बट पूरे घर में फैल जाती है या फिर पड़ोसी के घर तक भी खुशबू चली जाती है। लेकिन वहीं अगर खाना ठंडा हो, राइट, जब खाना पूरी तरह ठंडा हो चुका है उस समय उसकी खुशबू जो है इतने दूर तक नहीं फैलती है। तो ठंडे खाने की खुशबू को फील करने के लिए आपको बिल्कुल खाने के पास जाके सूंघना पड़ता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? गर्म खाने की खुशबू दूर दूर तक, ठंडे खाने की खुशबू नहीं, ऐसा क्यों? बताओ कौन से प्रॉपर्टी से लिंक्ड है ये? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ यार। अभी मैंने क्या बताया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें हीट कर देते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, वो दौड़ भाग करने लगते हैं। जब पार्टिकल्स दौड़ भाग करने लगते हैं तो वो खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स जब दूर दूर तक पहुँचते हैं तो खुशबू भी दूर दूर तक पहुँचती है ना। सो बेसिकली इसी वजह से जब खाना पक रहा होता है तो टेम्परेचर हाई होता है, या फिर खाना जस्ट बना है तो भी वो हॉट होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी खुशबू जो है वो फैल जाती है। तो चलो बच्चों, अब शुरू करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर और हमारा पहला स्टेट है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड्स को क्या डिफाइन करता है? एक फिक्स्ड शेप और एक फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट। सॉलिड्स के केस में अगर हम अंदर झांक के देखें तो इसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि उनके बीच की स्पेसिंग काफ़ी कम होती है और उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी तगड़ा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसी वजह से हम ये भी देखते हैं कि जो सॉलिड्स है वो हमेशा अपने शेप को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, है ना। तो सॉलिड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट बोला, मैं आपके साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट करूंगी जिसको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैम ने सही बोला कि सॉलिड्स अपने शेप को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। चलो लेते हैं पहला एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे रबर बैंड का, ठीक है। तो इस रबर बैंड को अगर मैं स्ट्रेच करूं तो क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है मैम। बट क्या ये सॉलिड है? हाँ, सॉलिड तो है, रबर बैंड तो सॉलिड ही है, लिक्विड या गैस तो नहीं है। तो सॉलिड है लेकिन इसकी शेप चेंज हो रही है, राइट। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है अभी अभी मैंने जो कहा उससे? नॉट रियली। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इस पर एक फोर्स लगा रही हूँ, इसको खींच रही हूँ, तो ये शेप भले ही चेंज कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूँ
तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ भी तो जा रहा है। यानी कि इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी अपनी ओरिजिनल शेप को रिटेन करने की है। लेकिन अगर एक्सटर्नली फोर्सफुली कोई फोर्स अप्लाई करके हम इसकी शेप को भले ही चेंज कर दे रहे हैं मोमेंटरी, बट वापस ये अपने ओरिजिनल शेप में ही आ जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं शुगर का। अब मेरे हाथ में दो डिफरेंट कंटेनर हैं जो दो डिफरेंट शेप्स के हैं और दोनों में ही शुगर है, राइट। अब आप बोलोगे कि मैम अब आप ये देखो कि दोनों में जो शुगर है, शुगर भी तो सॉलिड है, लेकिन देखो शुगर ने दोनों ही कंटेनर के शेप में वो ढल गया है, तो फिर क्या शुगर का फिक्स्ड शेप है? बिल्कुल है, क्योंकि जब हम शुगर की बात करें ये तो हमें ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि ओवरऑल जो पूरा शुगर रखा हुआ है वो कंटेनर की शेप में डला हुआ है, लेकिन शुगर बेसिकली क्या है? शुगर के पार्टिकल्स, राइट। तो ये जो शुगर का पार्टिकल है इसके शेप में क्या कोई चेंज आया है डिपेंडिंग ऑन द कंटेनर्स? नॉट रियली। तो शुगर हमारा सॉलिड पार्टिकल क्या है? ये है हमारा सॉलिड, ये है हमारा सॉलिड शुगर। तो शुगर के इस सॉलिड में शेप में कोई चेंज नहीं आया है, सो इट स्टिल रिटेन्स इट्स ओन शेप। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्पंज का। स्पंज को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ देते हैं तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में पहुंच जाता है। स्पंज में क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हट जाता है तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में पहुंच जाता है। तो बच्चों बहुत सारे हमने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स देखे, बट हर एग्जाम्पल से हमें ये ज़रूर पता चला कि सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और सॉलिड्स हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने शेप को रिटेन रखे। तो हमारा अगला स्टेट है लिक्विड। लिक्विड की खासियत यही होती है कि इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता है, जिस वजह से ये बड़ी आसानी से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आसानी से फ्लो भी कर जाता है और उस कंटेनर का शेप भी ले लेता है। लेकिन देखो ये जो दोनों ग्लासेस हैं मेरे पास, इन दोनों के शेप्स बहुत अलग हैं। अब इस पानी को जैसे ही मैंने इस ग्लास से इस ग्लास में डाला, भले ही इसने इस ग्लास का शेप ले लिया, बट इसका वॉल्यूम उतना ही है। तो लिक्विड्स के बारे में एक और बहुत खास बात ये होती है कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस ये सभी जो है बड़ी आसानी से लिक्विड्स में डिफ्यूज कर जाते हैं। डिफ्यूज कर जाने का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे मान लो सॉलिड की बात करूं अगर मैं, लेट्स से शुगर के पार्टिकल्स सॉलिड है, शुगर के पार्टिकल्स को जब हम पानी में डालते हैं तो शुगर के वो पार्टिकल्स जो है पानी में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। बोलने का मतलब है वो पानी में जाके पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस है उनको बड़े आराम से ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उसके साथ में मिलजुल के डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो हम क्या देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड में आसानी से डिफ्यूज कर जाता है, उसी तरीके से गैस जो है ये भी लिक्विड में बड़ी आसानी से डिसॉल्व कर जाता है, और इसका एग्जाम्पल है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। यस, पानी में जहां पे इतने सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, राइट। तो इन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आता है? क्योंकि वो तो पानी में रहते हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन मिलता है डिसॉल्व्ड फॉर्म में। पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है, तो यानी कि जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं उनको भी पानी के पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस में वो अपनी जगह बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गैसेस जो है वो भी लिक्विड्स में बड़ी आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टेट यानी कि गैसियस स्टेट के बारे में। तो गैस के केस में जो शेप होता है वो भी फिक्स नहीं होता है और जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। तो फिक्स क्या होता है? कह सकते हो कि मास फिक्स्ड होता है। यस, तो गैसेस के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बड़े दूर दूर आराम से बैठे होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है और इसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं एकदम फ्रीली और रैंडमली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं गैसेस। अब गैसेस के केस में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी नोट करते हैं। क्या आपने कभी देखा है मेले में या मार्केट में गैस बलून बेचने वाले को देखा है? उसके पास एक छोटा सा सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर के अंदर जितना गैस होता है उससे वो बहुत सारे बलून्स में गैस फिल करता है, राइट। अब इतने छोटे से सिलेंडर में इतना सारा गैस कैसे? क्योंकि गैस को हम बड़ी इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। कंपेयर टू सॉलिड्स या लिक्विड्स, गैसेस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर फैले होते हैं, तो हमारे पास वो स्कोप होता है कि हम उन पार्टिकल्स को बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर देकर उन पार्टिकल्स को जो है एक दूसरे के करीब ले आए, राइट। तो इस वजह से गैसेस जो है ये कंप्रेसिबल होते हैं और इस तरीके से हम
इनको बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा व्हीकल्स वगैरह में सीएनजी का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज सीएनजी? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। हमारे घरों में खाना बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एलपीजी। व्हाट इज एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एग्जैक्टली। अब ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम इसको क्यों कहते हैं, स्पेशली हम इसको लिक्विफाइड क्यों कहते हैं, अभी थोड़ी देर में हम इसे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए एक और बहुत मज़ेदार बात गैसेस के बारे में, इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गैसेस के बारे में ये है कि कंपेयर टू सॉलिड्स या लिक्विड्स, गैसेस जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब जिस कंटेनर में आप गैस को रखते हो उस कंटेनर के वॉल पे गैसेस जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ऐसा क्यों? कोई गेस कर सकता है? रीज़न सब कुछ घुमा फिरा के वही सेम है, क्योंकि गैसेस के अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। चूँकि दूर दूर होते हैं मूव करते रहते हैं, चूँकि वो इतना मूव करते हैं तो उनके आपस में जो कोलिजन है वो ज़्यादा होता है। जब कोलिजन आपस में भी ज़्यादा होता है और कंटेनर के वॉल के साथ भी ज़्यादा होता है, तो जब कोलिजन ज़्यादा होता है जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो चलो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लिक्विफाइड गैस का कॉन्सेप्ट। अभी अभी मैंने बताया था कि गैस में क्या होते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, राइट। बहुत दूर दूर होते हैं तो हमारे पास स्कोप होता है कि हम उसमें उसे कॉम्प्रेस कर सके, राइट। कैसे करेंगे? बाय प्रेशर। तो गैस के केस में क्या होता है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक इस तरह का कंटेनर है जहाँ पे लेट अस से कि इधर एक इस तरह का हैंडल बना हुआ है पिस्टन टाइप का, राइट। अब अगर इसको मैं अंदर, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, राइट। अब अगर मैं इस पिस्टन को ऐसे अंदर पुश करूँ तो क्या होगा? मैं फोर्सफुली क्या कर रही हूँ, गैस के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे के करीब लेके जा रही हूँ। क्योंकि गैस में नॉर्मली क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। बट जब हम एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके उन पार्टिकल्स को ज़बरदस्ती एक दूसरे के कंपैरेटिवली काफ़ी करीब ले आते हैं, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फोर्सफुली ही सही बट बेसिकली हम गैस को लिक्विड स्टेट में लेके जा रहे हैं। क्योंकि लिक्विड्स के केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स कंपैरेटिवली पास होते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं लिक्विफाइड फॉर्म, राइट। तो हमारा जो एलपीजी है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लिक्विफाइड बोले तो यहाँ पर हम गैस को इसी तरीके से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर इसे हम कॉम्प्रेस करके उसके अंदर पैक करते हैं। इनफैक्ट इसी वजह से मैंने अभी बताया था कि एक छोटे से कंटेनर में गैस होता है बट उसमें होता बहुत सारा है, बिकॉज उसको हम लिक्विफाइड फॉर्म में या कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में डाल के रखते हैं। तो चलो देखें एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं और इस वजह से इनका एक फिक्स्ड शेप होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेसिंग होता है वो सॉलिड्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सॉलिड्स के मुकाबले ये थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। इस वजह से इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये अपने कंटेनर का शेप ले लेते हैं। एंड फाइनली गैसेस, ना ही फिक्स्ड शेप ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम, तो बिंदास इनके पार्टिकल्स घूमते रहते हैं और इस वजह से जो प्रेशर ये एग्जर्ट करते हैं अपने कंटेनर्स पे वो सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो चलो देखते हैं एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कौन ज़्यादा रिजिड है, सॉलिड या लिक्विड या गैस। रिजिडिटी बोले तो स्टिफनेस, रिजिडिटी बोले तो स्टिफनेस। तो अब आप खुद सोच के देखो कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और एक गैशियस ऑब्जेक्ट है, तो रिजिड कौन ज़्यादा है, स्टिफ कौन ज़्यादा है? ऑफ कोर्स सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, तो उनकी क्या है, स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉलिड, यहाँ पे लिख लेते हैं लिक्विड और यहाँ पे लिख लेते हैं गैस। तो अगर हम बात करते हैं रिजिडिटी की, तो रिजिडिटी सबसे मैक्सिमम होगी सॉलिड के केस में अगर हम रिजिडिटी की बात कर रहे हैं, और ये मिनिमम होगी गैस के केस में, ठीक है। ज़्यादा रिजिड होंगे सॉलिड्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की, किसको हम बड़ी आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हैं, कौन ईजिली कॉम्प्रेस होगा, आप खुद सोच के बताओ। सॉलिड्स के केस में अगेन रीजनिंग तो वही रहेगी, क्योंकि सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत पास पास हैं। अब अगर कॉम्प्रेस कर भी दोगे तो बेचारे जाएंगे कहाँ, उनके बीच में खाली जगह तो है नहीं। लेकिन गैसेस के केस में एग्जैक्टली ऑपोजिट है, उनके बीच में बहुत सारा एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो उनको अगर हम कॉम्प्रेस करें तो स्कोप है उनके कॉम्प्रेस होने का, है ना। तो यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है
ये मैक्सिमम होगी गैसेस के केस में और ये मिनिमम होगी सॉलिड्स के केस में। एंड ऑफ कोर्स लिक्विड जो है वो बीच में है, वो ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आती है बात फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी मतलब द एबिलिटी टू फ्लो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो करती है उसे हम कहते हैं फ्लूइड। और फ्लो करने की एबिलिटी जो है ये लिक्विड्स में होती है और गैसेस में होती है। इनफैक्ट दैट इज़ द रीज़न लिक्विड्स और गैसेस को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड वर्ड हम इनके लिए यूज़ करते हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। लेकिन ये जो फ्लूइडिटी है ये सॉलिड्स में मिनिमम होती है। मिनिमम बोल लो या फिर ये एबिलिटी नहीं होती है, ऐसा बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट फ्लूइडिटी। बात करेंगे शेप की। शेप की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो सॉलिड्स के केस में क्या होता है, शेप, जब शेप की बात आती है तो सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप, इनका खुद का अपना एक शेप होता है। लेकिन वहीं हम लिक्विड की बात करें तो ये उस कंटेनर का शेप ले लेती है जिसमें हम इसे रखते हैं। अगर वहीं हम गैसेस की बात करें तो इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, राइट। एंड फाइनली अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा मूवमेंट, राइट, उतना ज़्यादा मोशन। अब गैसेस के केस में पार्टिकल्स चूँकि दूर दूर होते हैं तो उनके पास मूव करने का जो फ्रीडम है वो ज़्यादा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैसेस के केस में होता है मैक्सिमम और सॉलिड्स के केस में होता है मिनिमम, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के केस में इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैटर के स्टेट्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, यानी कि क्या मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में या लिक्विड से सॉलिड में या सॉलिड से गैस में या गैस से लिक्विड में, क्या ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है? एंड द आंसर इज यस। और इसके लिए आप ये छोटा सा एक्टिविटी खुद करके देखो। आप अपने घर में फ्रीज़र के अंदर से एक आइस क्यूब निकालो और उसे एक कटोरी में रख दो, ठीक है। और उसे कटोरी में रख के आप कहीं घूमने चले जाओ 1 घंटे के लिए, ठीक है। जब आप घूम के वापस आओगे तो आप उसी आइस क्यूब को ढूंढो उस कटोरी में और आपको क्या दिखेगा, आइस क्यूब तो है ही नहीं, उस कटोरी में क्या पड़ा है, पानी, राइट। तो इसका मतलब है कि जो सॉलिड था वो लिक्विड में बदल गया। कुछ मैजिक तो हुआ नहीं, एक प्रोसेस से वो सॉलिड को जब हमने हीट किया, हीट ही तो किया क्योंकि पहले वो फ्रीज़र में था बहुत कम टेम्परेचर में, जब आपने उसको रूम टेम्परेचर में छोड़ दिया तो बेसिकली आपने उसको गर्म ही तो किया। तो सॉलिड को जब आपने गर्म किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, एग्जैक्टली, ग्रेट। अब आप क्या करो कि पानी को एक पतीले में लो, उसे गैस पे चढ़ा दो उबलने के लिए और आप घूमने चले जाओ। हालांकि गैस ऐसे वेस्ट करना नहीं है, बट मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अगर आप उस थोड़े से पानी को काफ़ी देर तक थोड़ा उबालते रहोगे, थोड़ी देर में आप क्या देखोगे कि पतीला खाली है, क्योंकि वो सारा पानी जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैटर जो है ये स्टेट चेंज कर सकता है। सॉलिड से लिक्विड बनने का जो ये प्रोसेस है इसे हम कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। लिक्विड से गैस बनने का जो ये प्रोसेस है इसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। अब जब हम चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा, और वो है नैप्थलीन बॉल का एग्जाम्पल। क्या आपने नोटिस किया है कि जो नैप्थलीन बॉल होता है उसको जब आप अलमीरा वगैरह के अंदर रखते हो और काफ़ी महीनों तक बस उसको पड़े रहने देते हो, कुछ महीनों के बाद आप देखते हो कि वो नैप्थलीन बॉल गायब, वो है ही नहीं अंदर, कहाँ गया? वो तो सॉलिड था, क्या हुआ? क्या सॉलिड किस में चेंज हो गया? सॉलिड लिक्विड में जाए बिना सीधा वेपर में चला गया, राइट। और ऐसा कुछ कुछ सब्सटेंसेस के साथ होता है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो सॉलिड स्टेट से जब उन्हें हीट किया जाता है, हीट मतलब जब उन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो वो सॉलिड से लिक्विड ना जाके सीधा वेपर स्टेट में चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, जिसमें सॉलिड से सीधा वेपर, मतलब बीच वाला जो लिक्विड स्टेट है ना उसमें वो जाता ही नहीं है। तो एक तरीके से डबल प्रमोशन हो जाता है इसका। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस में, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है। बट ये सब जगह नहीं होता है। जैसे मान लो आइस है, आइस को अगर आप बहुत गर्म कर दोगे ना, चाहे आप कितना भी गर्म करो, आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही वाटर वेपर में जाएगा। आइस डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा,
ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अब हमें क्या पता चला कि इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी जो है ना वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, व्हेन वी हीट देम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। और जो वाइसा वर्सा प्रोसेस है, यानी कि लिक्विड से अगर सॉलिड में लाना है तो क्या करना होगा, टेम्परेचर को घटाना होगा, यानी कि कूल डाउन करना होगा। वही तो हम करते हैं, जैसे पानी को जब हमें आइस में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, पानी को कटोरी में लेते हैं और उसे फ्रीजर में डाल देते हैं, तो फ्रीजर में वो कूल होते जाता है और इस तरीके से वो आइस बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि हम उसे सॉलिड बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से लिक्विड को जब हम बॉयल कर देते हैं, बॉयल करते रहते टिल इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब उस टेम्परेचर के बाद वो बॉयल करने लग जाता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो उस प्रोसेस को, लिक्विड से वेपर जाने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। और इसी का जो रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि वेपर से लिक्विड, पॉसिबल है बनना, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे बना सकते हो, जैसे आप अपने घर पे ये ट्राई कर सकते हो कि जैसे आपने एक पतीले में पानी लिया, उसको गैस पे चढ़ा दिया, उसको बॉयल होने दिया और उसके ऊपर एक प्लेट रख दी एज अ ढक्कन। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद आप पानी को बंद कर दो। ठीक है, अब पानी अब अंदर पूरा गर्म है, तो वो जो वेपर्स है ना, वो वेपर्स वो प्लेट के सरफेस पे पहुंचेंगे और थोड़ी देर पे आप देखोगे कि वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। कैसे, क्योंकि अब आप उसको हीट नहीं कर रहे हो, आपने गैस बंद कर दिया है, तो धीरे धीरे वो कूल डाउन हो रहा है। जब से जैसे कूल डाउन हो रहा है तो वो जो वाटर वेपर अंदर जो कलेक्टेड है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वेपर से लिक्विड बनने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कॉन्डेंसेशन। और एक और तीसरा प्रोसेस है जहां पर सॉलिड से सीधा वेपर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सिमिलरली वेपर से सॉलिड का जो इंटर कन्वर्जन है, सॉलिड का वेपर में, वेपर का सॉलिड में, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो चलो बच्चों, इसी के साथ अब हम शुरू करेंगे इस लेसन का आखिरी टॉपिक, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले कुछ आसपास की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। क्या आपने देखा है कि जब हम कपड़े धोते हैं और उसके बाद उसे धूप में फैला देते हैं, कुछ टाइम के बाद कपड़े सूख जाते हैं, यानी कि उन कपड़ों में से जो पानी उसमें था वो सारा पानी हवा में गायब, सारा पानी वेपराइज हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि हमने तो अभी अभी ये सीखा था कि पानी को जब हम बॉयल करते हैं तब जाके वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पर हमने कुछ बॉयल तो नहीं किया है ना। उसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि अगर कभी पानी को ओपन में छोड़ दिया जाए, जैसे बहुत बार देखा होगा ना कि बारिश वगैरह होती है तो पानी गिरता है, कोई गड्ढा था जहाँ पानी जमा हो गया था, बहुत टाइम के बाद अगर उसे बस ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो पानी भी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वहाँ पर भी हम कुछ बॉयल तो कर नहीं रहे हैं, तो फिर ये हो क्या रहा है। तो यहीं पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन हम उस फिनोमेनन को कहते हैं जिसके दौरान मैटर जो है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देने वाली बात है, मतलब पानी से वाटर वेपर, लिक्विड से वाटर वेपर, जैसे पहले हमने देखा था लिक्विड से वाटर वेपर, लिक्विड को आप गर्म करते चले जा रहे हो, वाटर को आप गर्म करते चले जा रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया, वाटर जो है वाटर वेपर बन गया, दैट इज वेपोराइजेशन। बट अगर वाटर से वाटर वेपर बन रहा है एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाटर, तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो मतलब एक तरीके से रफली याद रखने के लिए, इवेपोरेशन में भी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में वेपर स्टेट चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। मतलब जब हमें ये पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, मतलब वाटर उस टेम्परेचर में जाके वेपर में कन्वर्ट होता है, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि उस टेम्परेचर से पहले ही उससे कम टेम्परेचर में भी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसा कैसे हो पा रहा है। तो इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या पढ़ा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है, विच इज करेक्ट, लेकिन सारे पार्टिकल्स में बराबर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जो पार्टिकल्स सरफेस पे है, लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वो जो पार्टिकल्स सरफेस पे हैं ऐसे पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है। चूँकि उनके पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो उस एनर्जी के हेल्प से आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है, बात समझ में आई। तो इसी वजह से, तो इसका मतलब ये जो पूरा जो फिनोमेनन होता है इवेपोरेशन का, ये किस वजह से होता है? सरफेस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उनके वजह से, और इसी वजह से इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है। ठीक है, अब इवेपोरेशन का देखो, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है कि कितनी तेजी से इवेपोरेशन होगा, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो पहला फैक्टर है दैट इज सरफेस एरिया। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। इसीलिए जब हम कपड़े धो के सुखाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि हम जब कपड़े सुखाते हैं ना, तो हम वो पूरे कपड़े को ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। जैसे जो भी हमारी वायर होती है या जो भी रॉड जिस पे हम सुखा रहे होते हैं, उसमें हम पूरे कपड़े को खोल के ऐसे फैला देते हैं। क्यों? ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा। लेकिन वहीं अगर आप कपड़े को वॉशिंग मशीन से निकालो और ऐसी पोटली बना के रख दो एक कोने में, क्या होगा? वो ऊपर ऊपर से सूख जाएगा बट अंदर अंदर से गीला रह जाएगा, क्योंकि अंदर का सूखने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। इनफैक्ट इस वजह से जब किसी दिन धूप बहुत तेज़ होती है, एकदम ब्राइट सनी डे होता है, तब क्या होता है? जब धूप ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा है, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। तीसरा फैक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड। यस, बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि धूप इतनी नहीं है लेकिन हवा बड़ी तेज़ चल रही है, और हवा के तेज़ चलने से भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो हमारे घर की बालकनी में ना डायरेक्ट धूप नहीं आती है। काफ़ी मतलब कई महीनों में 2-3 महीने साल के ऐसे होते हैं जब डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अगर हवा तेज़ चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हवा तेज़ चल रही होती है तो बहुत सारे ये जो पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं सरफेस पर, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है, उनको ये विंड का सहारा मिल जाता है एंड दे मूव अवे विद द विंड, गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और इस तरीके से क्या हो जाता है? हमारा तो कपड़ा सूखने से मतलब है, तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो विंड स्पीड हमारा तीसरा फैक्टर था। इसके बाद आता है चौथा फैक्टर विच इज़ ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी के केस में थोड़ा सा पासा पलट जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बोले तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो अगर सराउंडिंग्स में मॉइस्चर ज़्यादा है, मॉइस्चर बोले तो क्या, मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर इज़ नथिंग बट वाटर वेपर अगेन। तो अगर सराउंडिंग्स में ही आपका मॉइस्चर ज़्यादा है तो उस वजह से क्या होगा? हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो घट जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर पानी है, मतलब आपके कपड़े के ऊपर भी पानी के पार्टिकल्स हैं, और आसपास क्या है? आसपास भी मॉइस्चर है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जहाँ पर हमारा कपड़ा है उसके ऊपर तो गीला कपड़ा है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वाटर है। अब आसपास ऑलरेडी इतना सारा वाटर वेपर है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप और वाटर वेपर ऐड करना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो ऐसे सिचुएशन में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। और ये आप एक्सपीरियंस करोगे जब बारिश का मौसम चल रहा होता है, राइट, जब रेनी सीजन चलता है, तो उस टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और ऐसे टाइम पर आप नोटिस करोगे कि कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं, उन्हें सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखो, कपड़े सूखने के एग्जाम्पल को लेते हुए हमने इवेपोरेशन का ऑलमोस्ट पूरा कॉन्सेप्ट ही कवर कर लिया। क्या सीखा हमने? कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विथ टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू विंड स्पीड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू ह्यूमिडिटी। तो बच्चों, यहाँ पर इवेपोरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और फीचर अब हम देखेंगे विच इज़ कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन जो है ये एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सोचने वाली बात है, इवेपोरेशन में तो लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है, तो इसमें कूलिंग का क्या लिंक है? अब होता क्या है, इवेपोरेशन के दौरान लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, लेकिन उनको वेपर स्टेट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी ये कहाँ से लेते हैं? ये अपने आसपास के जगह से वो एनर्जी लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? हीट एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं। अब किसी भी जगह से अगर आप हीट ले लो तो वो जगह क्या हो जाएगा? ठंडा ही तो होगा। उसमें से आप हीट ले रहे हो, हीट निकाल ले रहे हो, तो वो जगह ठंडा ही होगा। तो कुछ ऐसा ही कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इवेपोरेशन।
एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपने कभी नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ किया है? लड़कियों ने तो किया ही होगा, आई एम प्रिटी श्योर। तो जैसे ही हम नेल पॉलिश रिमूवर को अप्लाई करते हैं हमारे नेल्स पे, या फिर अगर आप थोड़ा सा स्किन पे अप्लाई करके देखो तो आपको वहाँ पे ना ठंडा ठंडा सा फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि ये जो नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, ये जो लिक्विड होता है ना, ये इवेपोरेट कर जाता है, ये तुरंत वेपोराइज कर जाता है, तुरंत इवेपोरेट कर जाता है। तो जब ये इवेपोरेट करता है, इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है जो ये हमारे पाम से लेता है, या हमारे बेसिकली फिंगर से, पाम से, जो भी सरफेस है उस सरफेस से लेता है। अब वहाँ से चूँकि हीट एनर्जी ये लेता है तो हमारा वो जो एरिया है स्किन का वो ठंडा फील करता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि गर्मी के मौसम में जब पीक गर्मी होती है तो हमारे छत जो है ना बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, उसमें हम पाँव नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि उसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी डाल देने से हमारा जो टेरेस है थोड़ा ठंडा हो जाता है। कैसे होता है? जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वो पानी क्या होता है, इवेपोरेट करने लगता है। इवेपोरेट करने के लिए वो अपने उसी टेरेस से क्या करता है, हीट एनर्जी ले लेता है। उससे हीट एनर्जी ले लेता है तो वो क्या होता है, वो कूल डाउन कर जाता है। इसी तरीके से अगर आपने कभी देखा है किसी को डोसा बनाते हुए, मे बी आपके घर में अगर आपकी मम्मी पापा कोई भी डोसा बनाते हो, या कभी डोसा बनाने वाली दुकान में भी देखा हो, तो आप देखोगे कि जब तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो उस पर वो पानी स्प्रिंकल कर देते हैं, पानी ऐसे छींटे मार देते हैं और उसके बाद उसका टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब ऐसा कैसे होता है? जैसे ही हम उसमें पानी के छींटे मारते हैं, या फिर जब तवा बहुत गर्म रहता है उसको आप बिल्कुल नल के नीचे लेके जाओ तो तवा एकदम से ठंडा हो जाता है। हालांकि जैसे ही उस गर्म तवे पे पानी गिरता है तो पानी ऐसे इट स्टार्ट्स डांसिंग इन अ वे। तो क्या होता क्या है, जैसे ही पानी उस पर गिरता है तो क्या होता है, पानी जो है वो इवेपोरेट कर जाता है, राइट। तो क्योंकि टेम्परेचर तो हाई होता है और टेम्परेचर के साथ इवेपोरेशन का डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो पानी इवेपोरेट करता है, लेकिन इवेपोरेट करते दौरान वो उस तवा से हीट एनर्जी लेता है जिसकी वजह से हमारा तवा कूल डाउन हो जाता है। तो ये होता है इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट। तो चलो अब इवेपोरेशन के कूलिंग इफेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि गर्मियों के दिनों में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट सभी कहते हैं कि भाई गर्मियों में सिंथेटिक नहीं बल्कि कॉटन के कपड़े पहनो। बट ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमें पसीने ज़्यादा आते हैं, स्वेट ज़्यादा आता है, और कॉटन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, ये पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। अब स्वेट क्या है, स्वेट में भी पानी है, तो कॉटन का कपड़ा जो है ये स्वेट को भी अपने में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आप देखोगे जब कोई भी कॉटन का कपड़ा पहनता है गर्मियों के दिनों में और पूरे पसीने में है तो वो उसका कपड़ा भी बिल्कुल गीला हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। और उसके बाद ये स्वेट को जो है एक्सपोज करता है टू द सराउंडिंग्स फॉर इवेपोरेशन। अब वो जो पानी है वो सराउंडिंग, जैसे ही वो कपड़ा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद वो जो स्वेट है वो इवेपोरेट कर जाता है। जब वो इवेपोरेट करता है तो वो एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है, तो इससे गर्मियों में थोड़ी सी बॉडी को ठंडक मिलती है। तो इस वजह से कॉटन के कपड़े प्रेफर किए जाते हैं इन समर्स। तो चलो देखते हैं एक और सिनेरियो, ठीक है। अब मान लो कि आप अगर फ्रिज के अंदर से एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक का बॉटल निकालते हो या फिर एक चिल्ड ग्लास ऑफ वाटर निकालते हो और उसे रूम टेम्परेचर पे रख देते हो थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी ही देर में आप ऑब्जर्व करोगे कि उस ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये उस लिक्विड में से आ रहा है जो उस ग्लास के अंदर है, या फिर ये कहीं और से आ रहा है? तो ये कहीं और से आ रहा है। अब हो कुछ यूँ रहा है कि ये जो ग्लास है या फिर ये जो बॉटल है ये बहुत ठंडा है, राइट, और इसे जब आप रूम टेम्परेचर पे रख रहे हो तो इस ग्लास के आसपास का जो वाटर वेपर है वो अचानक से कूल डाउन कर जा रहा है, क्योंकि उसको अपने सराउंडिंग में इतना लो टेम्परेचर मिल रहा है। अब वाटर वेपर जब कूल डाउन कर जाता है तो वो क्या बनाता है, वो वाटर बनाता है। एग्जैक्टली हमने देखा था ना, वाटर वेपर को अगर आप कूल डाउन कर दोगे तो वो वाटर बना देगा, विच इज़ कॉल्ड कॉन्डेंसेशन। तो ये आसपास के जो वाटर वेपर है ये कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं जो हमें उस ग्लास के सरफेस पे दिख रहे हैं। सो दिस इज सो डैम इंटरेस्टिंग कि ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं ये बेसिकली आसपास के वाटर वेपर से आता है, ना कि उस ग्लास के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड से। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि चाय अगर बहुत गर्म हो तो उसे सिप करके पीना मुश्किल हो जाता है, बट ऐसे में अगर हम उसे प्लेट में डाल लें तो बड़ी आसानी से हम प्लेट में से उसे पी सकते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है। जब हम चाय को प्लेट में डाल देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग जल्दी होती है और इस वजह से चाय जल्दी ठंडी होती है और हम इसे आराम से पी लेते हैं। तो चलो बच्चों, जाते जाते एक सवाल आपके लिए। स्टीम और बॉइलिंग वाटर, इन दोनों में से कौन हमें ज़्यादा सीवियर बर्न्स दे सकते हैं? तो इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना आंसर, इसे अच्छे से समझ के अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हुए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो मेरे साथ अभी तक देखा है तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के कॉन्सेप्ट्स ज़रूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और मैं बहुत ही जल्द इसके आगे के चैप्टर्स भी आपके लिए अपलोड करने वाली हूं। इनफैक्ट कुछ चैप्टर्स तो ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, तो आप फटाफट से वन शॉट वीडियोस की ये पूरी सीरीज देख डालो। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूं कि ये वन शॉट वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट्स को कर देंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अलग वीडियोस बने हुए हैं जिन्हें आप हमेशा ही देख सकते हो। तो चलो मैं फिर जल्दी ही मिलती हूँ एक और धमाकेदार जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।